आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन आप लोगों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर जीएसटीआर 1 के 19 कॉलम को कैसे फिल किया जाए। 19 कॉलम में किस चीज की डिटेल है सर? 19 कॉलम जीएसटीआर 1 में? हाँ डियर, 19 कॉलम की डिटेल फिल करनी है हमें। डियर, आज तक आपने 3 या 4 कॉलम की डिटेल्स फिल करी होगी, लेकिन आज से हम देखेंगे कि 19 कॉलम में जीएसटीआर 1 में क्या क्या डिटेल मांगी जाती है, कौन सा कॉलम किस डिटेल के लिए भरा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है आपको 3 या 4 कॉलम की नीड हो, लेकिन अगर कल को आपका इंटरव्यू है तो ये सारे कॉलम आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। आपको एक बार नॉलेज होनी चाहिए कि इन कॉलम में किस चीज की डिटेल आएगी। क्लियर है ये वाली चीज? तो 19 कॉलम को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि 19 कॉलम क्या क्या चीज की डिटेल आती है। चलिए शुरू करते हैं। डियर, पहला कॉलम है हमारा B2B सप्लाई। पहला कॉलम क्या है डियर? B2B सप्लाई। तो आप यहां पर एक नोटिंग भी कर लेंगे, कॉलम की सीरीज बना लेंगे कि पहला कॉलम हमारा है B2B सप्लाई का, कि पहले कॉलम में हम उन सारी डिटेलों को डालेंगे जो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है। जो क्या है डियर? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ये कॉलम आपने आज से पहले भी कई बार फिल करा होगा। इसके अंदर हमारे को डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी अगर हमने किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल करा है तो उसकी डिटेल इस कॉलम के अंदर जाती है। यहां पर हम क्या करते हैं, ऐड डिटेल, और ऐड डिटेल करने के बाद सामने वाले का जीएसटी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम सामने वाले का जीएसटी नंबर डालेंगे उसका नाम आ जाएगा, उसका बिल नंबर हमें डालना होता है। ठीक है जी, उसका हमें बिल नंबर डालना होता है, और जो भी हम जीएसटी नंबर डालते हैं उसी के हिसाब से ये पीओएस आ जाता है। पीओएस का मतलब क्या है डियर? प्लेस ऑफ सप्लाई। उसी के हिसाब से सीजीएसटी लगना है या आईजीएसटी लगना है, ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो पहला कॉलम क्लियर है आप लोगों को? हाँ, ये तो आप लोगों ने भरा ही होगा। आगे चले, चलिए अब दूसरा कॉलम है डियर हमारी सेल का B2C। दूसरा कॉलम क्या है जी हमारा? B2C। मतलब कि अगर आप B2C का मतलब क्या है डियर? आपको जो भी सेल डालनी है अनरजिस्टर्ड को, किसको डियर? अनरजिस्टर्ड को। ये कॉलम नंबर हमारा 7 है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो आप डिटेल डालते हैं B2C के अंदर, इसके अंदर रजिस्टर्ड की डिटेल नहीं आती, किसकी आती है? अनरजिस्टर्ड की। किसकी आती है डियर? अनरजिस्टर्ड की। अनरजिस्टर्ड की डिटेल आप सारी इसके अंदर ऐड करते हैं। ये कॉलम भी आप लोगों ने भरा होगा। यहां पर बस एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप B2C में डिटेल डालोगे, ये कैसे डालोगे डियर? स्टेट वाइज। कैसे डालोगे? स्टेट वाइज। सर स्टेट वाइज क्यों डाली जा रही है ये डिटेल? मैंने कहा डियर, अगर आप ये बताओ, अगर आपने दिल्ली, मुंबई, पंजाब, ठीक है, अमृतसर, हर जगह माल बेचा और आपने ये नहीं बताया कि किस स्टेट को माल दिया, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज का रिकॉर्ड रख पाएगी कि हमारे को आईजीएसटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्योंकि आप ये चीज मानना कि अगर हमने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये 3 स्टेट में माल बेचा है, ठीक है जी, यूपी में 1 लाख का बेचा और हरियाणा में भी 50,000 का बेचा, तो डियर टोटल सेल मेरी कितनी हुई? मान लो 1.5 लाख रुपए। इस पर आईजीएसटी भी लगना है, हमने आईजीएसटी भी लगा दिया, लेकिन हमें यह तो बताना पड़ेगा कि कितनी सेल दिल्ली में करी, कितनी सेल यूपी में करी और कितनी सेल हरियाणा में, क्योंकि आईजीएसटी किस हिसाब से बांटा जाता है? उसकी स्टेट के हिसाब से। अगर हमारा आईजीएसटी हमारा 1.5 लाख रुपए पे हम मान के चलते 27,000 रुपए है, ठीक है डियर। तो अगर हमने डाला कि यूपी में हमारी सेल कितनी है? 1 लाख, और उस पर जीएसटी कितना लगाया? 18,000, और हरियाणा में कितनी है? 50,000, जीएसटी कितना है? 9,000। तो इस 18,000 के आईजीएसटी में से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 9,000 तो अपने पास रख लेगी, और 9,000 किसे दे देगी? यूपी को। और हरियाणा वाले में से 9,000 में से 4,500 अपने पास रख लेगी, और 4,500 किसे दे देगी? हरियाणा को। इसलिए हमें गवर्नमेंट की सुविधा के लिए ये बताना पड़ता है कि भाई हमने किस स्टेट में कितनी सेल करी। क्लियर है? दूसरी चीज, अब इसमें एक डिटेल जाती है रेट वाइज। कैसे जाती है डियर? रेट वाइज। सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा डियर, अगर आपने यहां पर हरियाणा में सेल करी है
और हरियाणा में सेल करी है 1 लाख रुपए की, लेकिन हो सकता है इस 1 लाख रुपए की सेल में 50,000 की सेल 5% हो और 50,000 की सेल 12% हो। तो कुछ लोग टैक्स की चोरी करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए पर टैक्स दिखा दिया, सिर्फ 1 लाख रुपए पर टैक्स दिखा दिया 7,500 रुपए। अब गवर्नमेंट ने पूछा भाई ये 1 लाख रुपए की जो सेल है जो तुमने यूपी में बेची है ये तो बात ठीक है, लेकिन ये टैक्स 7,500 रुपए कैसे दिखा रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप हमें ये भी बताओ कि तुमने ये सेल 5% से करी है, 12 से करी है या 18 से करी है। सर ऐसा क्यों पूछ रही है गवर्नमेंट? मैंने कहा डियर कुछ लोग चोरी कर सकते हैं। चोरी कैसे कर सकते हैं डियर? कि बेचा तो 18 पे, बेचा तो 28 पे, लेकिन उसे कैसे दिखा दे? कम रेट पे, क्योंकि कंसोलिडेटेड में तो चीजों की चोरी हो सकती है ना। जैसे सपोज करो आपके घर वाले आपसे बोले कि जा बेटा 100 रुपए ले जा, और ये सब्जी लिया और आपने 100 रुपए की सब्जी लेकर आ गए और माँ को बोल दिया लो माँ 10 रुपए बचे हैं, 90 रुपए की सब्जी आ गई। अब तुम्हारा ऑडिट कैसे किया जाता है? चल बेटा बताना ये आलू कितने के आए, ये टमाटर कितने के आए। रीजन क्या है कि अगर तुमसे इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो वहां पर तुम्हारी चोरी का स्कोप कम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पर ये जानना चाहती है, क्योंकि डियर देखो अगर 1 लाख रुपए की 5% की सेल है, 1 लाख रुपए की 12% की सेल है और सेम ऐसे ही 18% की सेल है, तो डियर यहां पर इस कॉलम में मैं चोरी कर सकता हूं अगर मैं 3 लाख रुपए की सेल पर मात्र 20,000 टैक्स दिखा दूं। अब जब भी कोई मेरे से पूछे कि भाई कितने रुपए की 18 है, कितने रुपए की 28% है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम बाद में मैनिपुलेशन ना कर पाओ, इसलिए हमें शुरुआत में बता दो कि तुम्हारी सेल किस रेट की है। क्लियर हुई? तो डियर इस वाले कॉलम में कैसे जाती है डिटेल? रेट वाइज, स्टेट वाइज भी और रेट वाइज भी। तो दोनों क्लियर हो गए कॉलम, सेल के दोनों कॉलम क्लियर है। हाँ जी, चलिए अब अगले कॉलम की बात करते हैं डियर। एक हमने कॉलम देखा था डियर, किस चीज का है? B2C लार्ज। क्या बोला था हमने डियर? B2C लार्ज। ये रहा हमारा कॉलम नंबर B2C लार्ज। इसमें सिर्फ अनरजिस्टर्ड की डिटेल जाती है। किसकी डिटेल जाती है डियर? अनरजिस्टर्ड की डिटेल जाती है। अनरजिस्टर्ड कौन? इंटर स्टेट वाला। कौन? इंटर स्टेट वाला, जहां पर बिल वैल्यू क्या है? 2.5 लाख। तो बताओ इस कॉलम में क्या हमें GST नंबर की आवश्यकता होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी क्या है हमारी? अनरजिस्टर्ड। तो ये वाली डिटेल B2B वाले कॉलम के बिल्कुल जैसी है, लेकिन सिर्फ यहां पर क्या नहीं है? GST नंबर। क्या नहीं है? सिर्फ GST नंबर। तो तीसरी सेल क्लियर हो गई डियर? बोलो, तीसरी सेल क्लियर हो गई। तो तीसरा कॉलम किसके लिए हो गया जी हमारा? B2C लार्ज। अब हमारा चौथा कॉलम, गवर्नमेंट कहती है अगर तुम कभी एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो डियर? एक्सपोर्ट करते हो, तो डियर उसकी सेल हमारे को अलग कॉलम में दिखाना। तो इन्होंने 4th कॉलम क्या दिया है डियर? एक्सपोर्ट इनवॉइस। क्या दिया डियर? एक्सपोर्ट इनवॉइस जो भी आपके होंगे वो आपको इस कॉलम में दिखाने पड़ेंगे। अब बताओ जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने वाले का GST नंबर होगा या नहीं होगा? नहीं। हो सकता है कि भाई हमने चाइना माल बेचा तो वहां पर हमारा कोई भी GST नंबर नहीं होगा। तो डियर एक्सपोर्ट की डिटेल इस वाले कॉलम में आएगी। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो 2 तरीके से एक्सपोर्ट होता है, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। तो अगर आपने विद पेमेंट करा है, ठीक है जी, विद पेमेंट ऑफ टैक्स करा है, तो डिटेल में जब इस कॉलम को फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? विद पेमेंट ऑफ टैक्स। और अगर आपने विदाउट पेमेंट करा है तो आप क्या करेंगे? विदाउट पेमेंट। सर ये क्या पर्पज होता है कि विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट? तो डियर आप यहाँ पर नोटिंग कर लेंगे, हमारा एक सेक्शन 16 है। क्या है जी? सेक्शन 16 ऑफ IGST। क्या है? सेक्शन 16 ऑफ IGST। सेक्शन 16 ऑफ IGST किस चीज की बातें करता है सर? सेक्शन 16 ऑफ IGST बताता है कि जब भी कभी तुम एक्सपोर्ट करते हो आपके 2 रास्ते हैं, पहले टैक्स पे कर दो फिर रिफंड ले लो विद पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा रास्ता क्या है? टैक्स पे ही मत करो। ठीक है, तो डियर
हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन रिटर्न के टाइम पे आप ये पूछ लेना कि सर आपने जो एक्सपोर्ट करा है विद पेमेंट कराया विदाउट पेमेंट। तो अगर विद पेमेंट करा है तो विद पेमेंट का टिक करना है, विदाउट पेमेंट करा है तो विदाउट पेमेंट। तो फोर्थ नंबर कॉलम क्लियर हो गया डियर? कौन सा है जी? एक्सपोर्ट। क्या है जी? एक्सपोर्ट सेल का। क्लियर है? ये 5 कॉलम क्लियर है हमारे, ये 4 कॉलम क्लियर है सेल के। अब 5वां कॉलम आता है हमारा कि डियर हो सकता है तुमने कोई सेल एल्कोहलिक लीकर की भी कर दी हो। भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट में तुमने किसकी सेल करी? एल्कोहलिक लीकर की। तो डियर उसके ऊपर तो जीएसटी है नहीं, तो इन्होंने एक अलग कॉलम बनाया किस चीज का? नील रेटेड का। किसका बनाया डियर? नील रेटेड का। यहां पर अगला कॉलम हमारा जो आता है सेल की डिटेल डालने का, वो किस चीज का है डियर? नील रेटेड। तो यहां इस कॉलम के अंदर हमें कौन सी डिटेल डालनी होती है कि भाई अगर तुमने कोई नील रेटेड बेची है और कुछ एग्जेम्प्टेड बेची है। सर क्या डिफरेंस होता है नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड में? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड? नील रेटेड में क्या होता है कि उस पे मतलब लगता ही नहीं टैक्स को, और एग्जेम्प्टेड? एग्जेम्प्टेड में क्या होता है कि टैक्स होता है बट नोटिफिकेशन के भाई उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला सर? अगर हमारा नील रेटेड टैक्स है इसका मतलब क्या? 0%। क्या है जी? 0%। और अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट के अंदर उसका कोई रेट ही नहीं है, गवर्नमेंट ने जो भी रेट था उसे नोटिफाई कर दिया कि भाई इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन नील रेटेड का मतलब क्या है? 0%। क्या है? 0%। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई आइटम, कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स एग्जेम्प्ट हो सकता है सेक्शन 11 से। कहां से हो सकता है डियर? सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है कि हमारे पास पावर है किसी भी गुड्स या सर्विस को क्या करने की? एग्जेम्प्ट करने की। लेकिन अगर सेक्शन 9 हमारा बताता रेट, क्या बताता डियर? रेट। अगर सेक्शन 9 ने बोल दिया कि इस गुड्स पर रेट है 0% का। क्या है जी? 0% का। तो वो नोटिफिकेशन कहां से आएगी? सेक्शन 9 से। क्लियर है वाली चीज? हाँ। तो सेक्शन 9 से जो नोटिफिकेशन आती है वो किसके लिए आती है? नील रेटेड के लिए। और जो सेक्शन 11 से आती है वो किसके लिए आती है? एग्जेम्प्टेड के लिए। और नॉन जीएसटी का मतलब क्या होता है? एल्कोहलिक लिकर। ठीक है, पेट्रो प्रोडक्ट्स। क्लियर है? ये वाले कॉलम की डिटेल बोलो। हाँ जी। तो ये 5 डिटेल क्लियर हुई आपको? 5 तरह की सेल। हाँ। अब अगली सेल हमारी डियर कौन सी होती है बताएं? और कोई सेल हो सकती है क्या? हाँ जी। सेल्स रिटर्न। इन्होंने कहा सर, मैंने कहा डियर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है तुमने एडवांस लिया हो। तुमने क्या लिया हो डियर? एडवांस। तो डियर अगर तुम एडवांस लेते हो तो उस वाले केस में एडवांस के ऊपर भी जीएसटी लगता है। लेकिन किस में लगता है एडवांस के ऊपर? सिर्फ सर्विस के केस में। किस में लगता है डियर? सर्विस के केस में। गुड्स में अगर एडवांस लिया तो क्या होगा डियर? गुड्स में अगर एडवांस लिया है तो जीएसटी लॉ कहता है तुम्हें एडवांस के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना, जब तुम सेल करोगे तब पे करना है। ठीक है जी। पहले जब जीएसटी लॉ आया था उस टाइम पर गुड्स और सर्विस दोनों के केस में ही एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना होता था। लेकिन आज की डेट में गुड्स के केस पर एडवांस पे जीएसटी पे नहीं करना है, सिर्फ किस पे करना है डियर? सर्विस पे। तो डियर अगर आप एडवांस लेते हो तो उसका अगला कॉलम क्या है? एडवांस रिसीव्ड। क्या है जी? एडवांस रिसीव्ड। तो छठा कॉलम हमारा किसका आ गया कि टैक्स बन सकता है किससे जी? एडवांस से। किससे बन सकता है? तो जब भी कभी तुम एडवांस रिसीव करोगे तो डियर एडवांस रिसीव के लिए जिस स्टेट का एडवांस रिसीव करा है, जिस स्टेट में आपकी सप्लाई होनी है, ठीक है, उसकी डिटेल इसके अंदर फीड कर दोगे। क्लियर है कहानी यहां तक? बोलो। यस सर। हाँ, चले आगे। तो छठा कॉलम हमारा क्या हो गया जी? एडवांस रिसीव। क्या हो गया जी? एडवांस रिसीव। तो जब भी एडवांस रिसीव करेंगे हमारी डिटेल इस कॉलम में जाएगी। हाँ। तो डियर अब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो तुमने जो एडवांस लिया
1 लाख रुपए लिया और तुमने इस वाले कॉलम में उसकी डिटेल डाल दी और टैक्स पे कर दिया, और 2 महीने बाद उस एडवांस के अगेंस्ट तुमने क्या करा, सेल कर दिया, टोटल सेल हो गई। मतलब कि यहां पर सपोज करो तुम किसी ऐसे व्यक्ति की रिटर्न भर रहे थे जो मैरिज होम चलाता था, तो मैरिज होम वाले ने जब एडवांस लिया तो यहां पर टैक्स दे दिया। एडवांस सपोज करो उसने लिया कब, अप्रैल में। कब लिया डियर, अप्रैल में। लेकिन जून में शादी का फंक्शन था, जून में पार्टी ने उसे 4 लाख रुपए और दे दिए। अब बताओ जब जून में वो बिल इशू करेगा कितने का करेगा, 5 लाख का। कितने का करेगा, 5 लाख का। लेकिन इस 1 लाख रुपए पे टैक्स कब दे चुका है, अप्रैल में। तो डियर जब वो जून की रिटर्न फाइल करेगा तो यहां पर जब B2B का बिल होगा या B2C का बिल होगा तो उसमें कितने की डिटेल डालेगा, 5 लाख की। सर ऐसे तो डबल टैक्स लग गया। मैंने कहा डियर ऐसे डबल टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। एक अलग कॉलम गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। क्या करेगा जी, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। इसमें मतलब क्या है कि जब आप एडवांस के कॉलम में डिटेल डाल रहे थे तो वहां से तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में डालोगे वहां से तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी डियर, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस वाला कॉलम, बोलो। यस सर। हाँ तो 7 कॉलम ये हमारे डिस्कस हो गए, बोलो जी। चलिए अब आप ये बताओ कि डियर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने माल बेचा और वो माल वापिस आ जाए, मुझे क्या इशू करना पड़े, क्रेडिट नोट। क्या इशू करना पड़े, क्रेडिट नोट। और हो सकता है कि मैंने माल तुम्हें पहले 100 रुपए का बेचा हो, लेकिन बाद में उसकी कीमत, ठीक है, मुझे पता लगा कि नहीं 120 थी, मैंने कम में माल बेच दिया, 20 रुपए का मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़े। तो डियर अगर मुझे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना पड़ता है तो डियर मुझे उसकी भी डिटेल इसी रिटर्न में डालनी पड़ती है। तो 8वां कॉलम हमारा किसका है डियर, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। सर लेकिन क्रेडिट और डेबिट नोट तो B2B के केस में भी आ सकता है, माल तो वापिस रजिस्टर्ड व्यक्ति से भी आ सकता है, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से भी आ सकता है। जो B2C लार्ज मतलब इंटर स्टेट में माल बेचा था वहां से भी आ सकता है, जो एक्सपोर्ट करा था वहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है डियर। हाँ तो मैं आपको बोलता हूं कि डियर वैसे तो इन चारों जगह से माल वापिस आ सकता है, ठीक है ना जी। तो डियर इन्होंने इनके क्रेडिट और डेबिट नोट के लिए 4 अलग कॉलम नहीं बनाए, इन्होंने डेबिट और क्रेडिट नोट के कॉलम कितने बनाए, सिर्फ 2। कितने बनाए, सिर्फ 2। एक कॉलम तो बनाया B2B के लिए, एक कॉलम तो किसके लिए बनाया डियर, B2B के लिए, और दूसरा कॉलम किसके लिए बनाया डियर, एक क्रेडिट और डेबिट नोट बनाया डियर। ये वाला कॉलम किसके लिए बनाया डियर, एक्सपोर्ट और B2C लार्ज। मतलब इन 2 कॉलमों को एक ही कॉलम में मर्ज कर दिया, ठीक है। उनकी सेल का कॉलम तो अलग अलग था, लेकिन डेबिट और क्रेडिट नोट के इन दोनों कॉलम को किस में मर्ज कर दिया है, 9 नंबर में। लेकिन सर B2C वाले क्रेडिट नोट का क्या, मैंने कहा डियर B2C वाले कॉलम को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यहां पर जो डिटेल जानी है वो कैसे जानी है, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट। कैसे जानी है डियर, नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है कि डिटेल कैसे जानी है, नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। क्लियर है, तो समझ में आ गए जी। ये 9 कॉलम क्लियर हो गए आपको, हाँ बोलो, ये 9 कॉलम क्लियर हो गए। अब डियर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इन 9 कॉलम में कभी भी गलती हो सकती है, इन 9 कॉलम्स में कभी भी गलती हो सकती है, और अगर आपको गलती अपनी सुधारनी है तो उसके लिए अमेंडमेंट का कॉलम बनाया। क्या बनाया डियर, अमेंडमेंट का। तो सारे के सारे कॉलम के सामने एक एक कॉलम और ऐड कर लो, किस चीज का डियर, अमेंडमेंट का। तो टोटल कॉलम कितने हो गए, बस डियर इसे इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो है नील रेटेड है
इसकी कोई अमेंडमेंट का कॉलम नहीं है। जो हमारी नील रेटेड हमने सेल देखी थी, नॉन जीएसटी सप्लाई थी, इसकी अमेंडमेंट का कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, तो कितने कॉलम हो गए यहां पर? 17। कितने कॉलम हो गए? 17। ठीक है जी। अब 18वां कॉलम किस चीज का है डियर? HSN कोड का। किसका है डियर? HSN कोड का। किसका है डियर? HSN कोड। गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे को हर प्रोडक्ट की HSN वाइज समरी दें। ठीक है जी, HSN समरी। और 19वां कॉलम डियर किस चीज का है? जो भी आप सेल के बिल इशू करोगे, परचेज के बिल इशू करोगे, ठीक है, जो भी सेल के बिल, परचेज के बिल इशू करोगे तो आपको उन बिलों की डिटेल डालनी है इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो डियर जब भी आप कोई GSTR 1 खोलते हो तो उसमें ये लगभग 19 कॉलम आते हैं, और अगर आपसे कोई पूछ ले ये 19 कॉलम किस चीज के हैं तो आप बता सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहां तक समझ आई है? तो 19 कॉलम याद कर सकते हो हाँ, कि किस किस चीज के हैं। चलिए अब इन कॉलम को हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें। ठीक है, अब इस स्क्रीन पर देखते हैं कि 19 कॉलम किस किस चीजों के हैं। चलिए आप मुझे बताएं, पहला कॉलम बोलो, ये किस चीज का है? B2B। ये वाला कॉलम किसका है? B2C लार्ज। ये वाला किसका है जी? ये क्या है? क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब जो भी मैंने 19 कॉलम लिखा हुआ है टिक करते रहिएगा, कोई कॉलम छूटा तो नहीं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट कौन सा वाला? सिर्फ रजिस्टर्ड वाला, B2B वाला। ये क्या है जी? क्रेडिट एंड डेबिट नोट कौन सा वाला? अनरजिस्टर्ड वाला। मतलब कौन सा? B2C लार्ज वाला। और एक कौन सा जी? एक्सपोर्ट वाला। वेरी गुड। ये वाला कॉलम किसका है जी? एक्सपोर्ट सेल। ये वाला कॉलम किसका है जी? अमेंडेड B2B इनवॉइस। अमेंडेड B2B इनवॉइस का मतलब क्या है कि भाई हमने पिछले महीने में कोई सेल डाल दी थी, लेकिन उसमें क्या हो गई? कुछ गलतियां हो गई। उसमें क्या हो गई डियर? कुछ गलतियां हो गई, उसे हम चेंज कर लेंगे। तो अमेंडमेंट वाला। ठीक है जी। अब ये क्या है डियर? अमेंडेड B2C लार्ज वाला। अमेंडेड B2C लार्ज। ठीक है, B2C लार्ज अमेंडमेंट। ये वाला कौन सा है जी? एक्सपोर्ट इनवॉइस की अमेंडमेंट। ये वाला क्या है जी? क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट। ये क्या है जी? क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट। ये वाला क्या है जी? अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट। ये क्या है जी? B2C अदर्स। इसका क्रेडिट नोट था क्या? नहीं, क्योंकि इसमें नेट ऑफ क्रेडिट नोट था। ये वाला क्या है जी? नील रेटेड का। ये वाला क्या है जी? एडवांस का। ये क्या है जी? ये क्या है जी? HSN वाइज समरी। ये क्या है? ये क्या है? अमेंडमेंट एडवांस। ठीक है, अमेंडमेंट एडजस्टमेंट हो गया। और ये क्या है? B2C। तो क्लियर हो गए? हाँ, अमेंडमेंट के तो 8 कॉलम हो गए ना। अमेंडमेंट के टोटल कितने कॉलम हो गए? 8। ठीक है, कर लोगे 19 कॉलम याद? कोई पूछेगा बता दोगे? हाँ तो बोलो। चले ठीक है, आगे चले। अब बताएं कौन कौन सा कॉलम हमें डिस्कस करना है। एक एक कॉलम ओपन कर लेते हैं।